अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू ग्रेट जीनियस। आज की सुपर हेल्पफुल वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं HSSC फेडरल बोर्ड का प्रैक्टिकल नंबर 4 जो कि एक्सपेरिमेंटेशन स्किल्स हैं। इसका प्रैक्टिकल नंबर 9 बनता है ग्रेड 11 का। तो आप इसमें से आप चेक भी कर सकते हो। हमेशा की तरह जिस तरह हम अपने सारे प्रैक्टिकल सॉल्व करते आ रहे हैं, इसको भी हम एक परफेक्ट वे में सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देरी के लिए लेट्स स्टार्ट। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 9 बहुत ही ईजी है। जिस तरह हमने लास्ट से प्रैक्टिकल्स को बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझा, तो इसको भी हम बिल्कुल ही ईजीएस्ट में लेंगे। हम इसको हल्का सा लेंगे और हम उसका पर्पस समझेंगे कि इसमें हमें कहा क्या जा रहा है। सो बेसिकली आपकी जो एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है ना, इस सप्लीमेंट्री मटेरियल के अंदर, तो उधर आपको कुछ इस तरह की स्टेटमेंट गिवन है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि आपने AC की फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है इस अपरेटस को यूज़ करते हुए, मेल्डीज अपरेटस को या फिर इलेक्ट्रिक सोनोमीटर को यूज़ करते हुए। लेकिन अब ये मिलता जुलता ही एक्सपेरिमेंट है, मतलब प्रोसेस सारा सेम ही होगा, बस कुछ चीज़ें इस बुक में एक्स्ट्रा हैं तो हम इनको इग्नोर करेंगे और जो हमें प्रैक्टिकल गिवन है हम सिर्फ उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। अब जो हमें प्रैक्टिकल गिवन है ना, उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि हमने स्टेशनरी वेव्स को स्टडी करना है। स्टडी करने का क्या मतलब? स्टडी करने का मतलब ऑब्जर्व करना, देखना, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना। किसको यूज़ करते हुए? मेल्डीज अपरेटस को यूज़ करते हुए। और फिर हमने कैलकुलेट करनी है फ्रिक्वेंसी ऑफ AC सोर्स। तो इसमें भी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट की जा रही है, इसमें भी वही की जा रही है, तो हम इसी के अकॉर्डिंगली करेंगे और जो एक्स्ट्रा चीज़ें इनको हम इग्नोर कर लेंगे। सही है। अब स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये बन रहा है कि इसको हमने स्टडी करना है, तो सबसे पहले हमें इनका पता होना चाहिए। तो हमने पढ़ा हुआ भी है, लेकिन हम इसको एक बार रिवाइज़ भी कर लेंगे कि स्टेशनरी वेव्स बेसिकली होती क्या है। तो स्टेशनरी वेव्स वो वेव्स होती हैं, कुछ इस तरह की वेव्स होती हैं स्टेशनरी वेव्स, इस तरह जैसे आम वेव्स होती हैं। लेकिन ये होती ऐसे है कि ये अब स्टेशनरी इनको क्यों बोला जाता है? इनका पहले तो दो नाम होते हैं। एक इसका नाम है स्टेशनरी और दूसरा इसका नाम होता है स्टैंडिंग वेव्स। अब स्टेशनरी आपने पहले भी आप फिज़िक्स पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि स्टेशनरी का वर्ड उसी जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे जो कोई चीज़ रेस्ट पे होती है। अब मैं कह रही हूँ वो वेव्स हैं, वेव्स तो हमेशा चलती रहती है, तो फिर वो स्टेशनरी रेस्ट पे कैसे हो सकती है? ये तो क्वेश्चन बन रहा है ना। तो वो हमें लगता ऐसे है कि वो स्टैंडिंग है या स्टेशनरी पे, वो रेस्ट पे है, वो खड़ी है, वो मूव नहीं कर रही, लेकिन वो बेसिकली मूव कर रही होती है। अब मैं आपको एक शॉर्ट सा ओवरव्यू देना चाह रही हूँ स्टेशनरी वेव्स का। विजुअली देखने के बाद हम सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जिसका समझना बहुत ज़रूरी है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो वो ये है कि इसके नोड्स होते हैं और एंटी नोड्स होते हैं। आपने पढ़ा हुआ भी है, लेकिन फिर एक बार देख लें तो वो ये नोड्स जो होते हैं, इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? नोड्स। ठीक है। और ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जाते हैं, मैक्सिमम हाइट पे जा रहे हैं, कभी नीचे मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, ये मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। इन्हीं को बोला जाता है एंटी नोड्स। अब ये मूव करने का किस्सा क्या है? नोड्स को कहा जाता है कि ये रेस्ट पे होते हैं। ठीक है। नोड्स जो हैं ये रेस्ट पे होते हैं और जो एंटी नोड्स है वो मूव कर रहे हैं। अब इस बात का क्या मतलब होगा? यानी कि ये मूव कर रहे हैं एंटी नोड्स। ये इसको भी मैं विजुअली आपको दिखाऊंगी, आप नोट करोगे कि जो ये चीज़ है ना, ये रेस्ट पे ही रहती है। या हमें शो ऐसे हो रहा होता है कि नहीं नहीं ये भी मूव कर रही है, ऐसा नहीं होगा, ये मूव नहीं कर रही होती। सिर्फ ये वाले पॉइंट्स जो है ना एंटी नोड्स के, ये मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विजुअली दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको ये चीज़ हमेशा के लिए याद रह जाए कि नोड्स हैं वो रेस्ट पे खड़े हैं और जो एंटी नोड्स हैं ना, एंटी नोड्स ये क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अब आपको समझ आ चुका है कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं। अब हमने इनको स्टडी करना है यूजिंग द मेल्डीज अपरेटस। अब मेल्डीज अपरेटस क्या है? सबसे पहले मकसद तो हमें इसको भी समझना है, क्योंकि इसका नाम बार बार आ रहा है तो इसको समझना पड़ेगा। अब आपको पता है कि जैसे आपने कोई कपड़े प्रेस करने होते हैं, ठीक है, तो आपको पता है उसके लिए क्या, कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है? आयरन को यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह कोई भी हमने काम करना है तो उसके लिए ज़रूर कोई ना कोई अपरेटस होता है। तो मेल्डीज अपरेटस यूज़ किया जाता है इसका, जो हमारा पर्पज़ है फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए थ्रू दी स्टेशनरी वेव्स। तो मेल्डीज अपरेटस क्या है? अब आपको ये नज़र आ रहा है इसके अंदर। ठीक है। हम इसको थोड़ा सा डायग्राम को विजुअलाइज करेंगे तो आपको उसके अंदर नज़र आ रहा है कि एक डब्बा सा बना हुआ है। ठीक है। यही मेल्डीज अपरेटस है। इसके साथ अब आपको ना मटेरियल रिक्वायर्ड में कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, लाइक इसमें मेल्डीज अपरेटस है, कोई स्ट्रिप है स्टील की, कोई स्ट्रिंग है, कोई वेट पेन है, पुली है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इन सभी चीज़ों को ना हम इस पैराग्राफ के अंदर डिफ़ाइन कर लेंगे कि हमें क्या बोला जा रहा है। तो हमारा मेल्डीज अपरेटस में मैं आपको एक कहानी बताती हूँ छोटी सी, आप आसान लफ्ज़ों में समझो। यार ये जो एक मशीन टाइप है, जैसे आपको पता है कि एक जो है आपके घर में लाइट कैसे आती है? इलेक्ट्रिसिटी किसी बोर्ड के थ्रू आती है ना, कोई बोर्ड से अटैच हुआ होता है, कोई एक्सटेंशन होती है, उसके थ्रू आ रही होती है लाइट। ठीक है। तो इसी तरह ये जो है ये आपको नज़र आ रहा है स्ट्रिंग। ठीक है।
एक धागा समझ लो, एक फ़ाइन थ्रेड कह लो या फिर स्ट्रिंग कह लो। ये फ़ाइन थ्रेड भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो, कोई रस्सी, रोप, कुछ भी आप अपने दिमाग में इमेजिन कर लो, ठीक है। कोई धागा इमेजिन कर लो, वो आपने इधर अटैच किया है। किसके साथ? एक इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइब्रेटर बोल लो, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल लो, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ये इसको क्या प्रोवाइड करे, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे। जब इस स्ट्रिंग के अंदर बिजली आएगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इसको करंट मिलेगा, वोल्टेज मिलेगी, तो क्या होगा, ये क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। अब इसके वाइब्रेट होने की वजह से ये इसके अंदर कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होंगी? स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। और ये आपको शो हो भी रहा है कि ये कौन सी वेव्स हैं, ये स्टैंडिंग वेव्स हैं या फिर स्टेशनरी वेव्स हैं। तो अब इसका मकसद यही था इसको अटैच करने का कि इसके अंदर हम क्या प्रोड्यूस कराएं, ये वेव्स प्रोड्यूस कराएं। उसके बाद आपको नज़र आएगा कि ये नीचे ये टेंशन, ये पुली और ये सब चीज़ क्या है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने इसके साथ एक ये धागा अटैच किए, तो वैसे आप उसको ऐसे ही छोड़ दो तो वो लूज़ लूज़ रहेगा ना। हमने क्या करा, हमने बिल्कुल स्ट्रेच चाहिए। स्ट्रेच मतलब बिल्कुल टाइट जो है ना, वो चीज़ खींची हुआ, ऐसे खींचा हुआ होता है। वो जो स्ट्रिंग है, बिल्कुल धागा है, वो बिल्कुल खींचा हुआ हो, ठीक है। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए यकीनन हमें इसके साथ अगर हम कोई वज़न सा नीचे वेट लटका दें इसके साथ, तो जब वेट इसको खींचेगा तो ये जो भी स्ट्रिंग है ये नीचे की तरफ खींची हुई होगी ना। तो वेट लटकाने का मकसद क्या है, इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस कराना। अब टेंशन क्या होती है? टेंशन एक फ़ोर्स का नाम है जो आपने पढ़ा हुआ भी है। जब कोई भी ये हमेशा नीचे की तरफ खींचने वाली फ़ोर्स होती है। जब कोई भी वेट, जब आप किसी चीज़ के साथ वेट नीचे अटैच कर दो और ऊपर उसके कोई रस्सी टाइप हो ना, तो वो उसको जब नीचे खींचती है तो टेंशन प्रोड्यूस होती है। ये फ़ोर्स आपने 9th क्लास 10 में पढ़ी भी होगी, तो इसका इतना ख़ास नहीं है अंदर रोल, लेकिन हम आपने फिर भी पढ़ लिया। पुली क्या होती है? पुली बेसिकली ये है कि जिसके थ्रू ना ये जो रोप है या जो भी ये स्ट्रिंग है ये आगे पीछे हो रही है, या फिर अब इस ये चीज़ आपको मैं इस डायग्राम के थ्रू नहीं समझाऊंगी, इसको मैं आपको थोड़ा सा विजुअली दिखाती हूँ ताकि आपको शो हो जाए पुली के आगे से, यानी कि पुली का मकसद क्या है, आपको पता चल जाएगा कि पुली यहाँ अटैच क्यों की गई है। आपको समझ आ चुका है कि यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी को आपने फाइंड करना है, किसकी? एसी की। एसी क्या है? अल्टरनेटिंग करंट को एसी बोलते हैं ना। आपको पता है जो हमारा करंट होता है, करंट वो दो टाइप का होता है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी, ठीक है। डीसी वो होता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो होता है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज नहीं करता, वो उसका कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे कि यूं यूं करके जा रहा होता है जो हमारा डीसी होता है। लेकिन जो एसी होता है ना, वो हर वक्त अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। ऑल्टरनेटिंग चेंज करते रहना, हर वक्त ऑल्टरनेट होते रहना, यानी कि यूं 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 इस तरह से, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट इसको बोलते हैं। अब हमारा मकसद किसको स्टडी करना है? एसी की फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी क्या है, पहले तो उसको आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब समझ लो। फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी का यहाँ ये मतलब है, हमने फाइंड करने का ये मतलब है कि ये जो हर सेकंड के अंदर पर सेकंड कितना एसी जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये चेंज होता जाता है, अपने बार डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो पर सेकंड जो है, हाउ मेनी टाइम्स एसी चेंज, हाउ मेनी टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाउ मेनी टाइम्स जो है वो एसी चेंज होता है। एक सेकंड के अंदर एसी कितने बार चेंज हो रहा है? फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एक सेकंड के अंदर एसी 5 बार जो है वो चेंज हुआ है, तो 5 बार चेंज होने का ये मतलब है कि फ्रिक्वेंसी क्या है इसकी, ये क्या है इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? 5 है, ठीक है। तो आपको आसान लफ्ज़ों में फ्रिक्वेंसी का मतलब समझ आ गया, सही है। अब हम जल्दी से अपने इस ऑपरेटर्स को समझ लेते हैं। इसको इतना डिटेल में नहीं जाना, बस आपने मेल्डीज ऑपरेटर्स को समझ लेना है कि इसमें हो क्या रहा है, मेल्डीज ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं। मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में तो बता दिए, लेकिन अब आप इन बुक की वर्डिंग में देखो, तो बुक में आपको ये कहा जाता है कि कॉमनली यूज़ होता है लैब्स के अंदर टू फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी। तो हमने पहले पढ़ लिया कि अच्छा इस एसी की फ्रिक्वेंसी इसने फाइंड करनी है। कैसे करनी है? स्टडीइंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। फॉर्मेशन, फॉर्म होना, बनना, स्टेशनरी वेव्स का क्रिएट होना, पैदा होना स्ट्रेच स्ट्रिंग, एक बिल्कुल स्ट्रेच की गई स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। आपको पहली लाइन का मतलब समझ आ गया कि इसको लैब्स के अंदर यूज़ किया जाता है एसी की फ्रिक्वेंसी फाइंड करने के लिए। किसके थ्रू? स्टेशनरी वेव्स के थ्रू स्टडी करते हुए। किसके ऊपर ये स्टेशनरी वेव्स किसके ऊपर बनती हैं? एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर बनती हैं। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट पाया जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ये बताया था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होता है जो तभी वर्क करता है जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आएगी। वैसे तो आपके पास जो मैग्नेट्स होते हैं, आपको पता है कि वो ऐसे मैग्नेट्स होते हैं कि लाइक वो जो हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं, उनके अंदर बिजली हो या ना हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट है जो तभी वर्क करता है जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि बिजली है तो मैग्नेट वर्क कर रहा है, बिजली नहीं है तो मैग्नेट वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। इसको जो कि किसके साथ कनेक्टेड है? सेकेंडरी कोयल ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये वर्ड्स आपको ज़रूर कंफ्यूज करेंगे कि ये क्या है। ये अब आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, कुछ बच्चों की में भी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है जो 9-10 में उन्होंने पढ़ा हो, उनको याद हो कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है, ये सेकेंडरी कोयल पढ़ा है।
इसका इतना ख़ास इसका इतना रोल नहीं है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों के अलग अलग काम है। ये क्या करता है, ये वोल्टेज को हाई कर देता है। ये क्या करता है, वोल्टेज को, तुमने इसके अंदर वोल्टेज डाली और इसने वोल्टेज को क्या कर दिया, हाई कर दिया। स्टेप डाउन जो है ये वोल्टेज को क्या करता है, ये वोल्टेज को लो कर देता है, ठीक है। यानी कि जब भी आपको वोल्टेज अगर लो चाहिए होगी ना, तो आपने कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करना है, स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि हमारा जो मैग्नेट या इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर या जो भी है किसके साथ कनेक्टेड है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टेड है। सेकेंडरी कोयल का भी मतलब आपको यहाँ बता देती हूँ। ओके, तो सेकेंडरी कोयल का मतलब है कि जो हमारे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं ना, ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं कि दो कोयल्स अटैच की गई हैं। इसको बोलते हैं प्राइमरी कोयल और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कोयल, ठीक है। प्राइमरी में से इनपुट जा रही होती है और सेकेंडरी में से आउटपुट निकल के आ रही होती है। यानी कि जो, जैसे आप प्राइमरी लेवल पे पढ़ते रहे हो, जैसे कि छोटी क्लासेस होती हैं, हम क्या बोलते हैं कि वो प्राइमरी लेवल है। सेकेंडरी लेवल हम बोलते हैं कि 9-10 लेवल को एसएससी बोलते हैं ना, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, तो वो सेकेंडरी लेवल होता है, सही है। तो 9-10 में आपकी आउटपुट निकल के आ जाती है। और जैसे कि इनपुट जो है वो आपको बेसिक लेवल हम कहते हैं, बच्चे जो छोटे पढ़े होते हैं उनको इनपुट उस वक्त उनकी बेस बन रही होती है, तो वो प्राइमरी है, उस वक्त इनपुट जा रही है और सेकेंडरी में सारी आउटपुट आ गई है, बच्चे ने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। वो एग्जांपल लेके आप इसको समझ लो। तो स्टेप डाउन की इनपुट जो और आउटपुट का ये मतलब हुआ, स्टेप डाउन मैंने कहा है वोल्टेज को क्या कर देता है, लो कर देता है। ये क्या करता है, वोल्टेज को लो करता है। तो यानी कि इनपुट तुमने कोई वोल्टेज डाली, उसने आउटपुट में क्या किया, वोल्टेज लो करके बाहर निकाल दी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो है इसका इस चीज़ के साथ कनेक्ट होने का ये मतलब है कि हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से जो लो वोल्टेज करके निकाली है, लो वोल्टेज हम भेज रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, ठीक है। अब आपको इस चीज़ के समझ आ गया होगा यहाँ क्या बोला जा रहा है। उसके बाद कहा जाता है नेक्स्ट लाइन में कि जब एसी जो है फ्लो करेगा, मैंने आपको पहले ही एसी जाएगा तो क्या होगा, जो हमारी स्ट्रिप है या स्ट्रिंग्स है, ये क्या, इसमें क्या होगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब इसी की वजह से हम कह रहे हैं कि अब कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। ये मैंने आपको सारा, अब हम डायरेक्ट जाते हैं अपने मुद्दे पर बात करते हैं, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड है। हमारा पर्पस क्या था, इसको फाइंड करना, फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बहुत ही आसान टाइप का फार्मूला है और उसी को हम देखेंगे कि किस टाइप का फार्मूला है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1/2L मल्टीप्लाई बाय T/M, ठीक है। अभी तक आपने जितने भी फार्मूले पढ़े हैं ना, वो बड़े इजी होते थे, आपको डायरेक्ट पता चल जाता था। इसमें ना आप बड़े ध्यान से चीज़ों को जो है ना एवेलुएट करना है, ठीक है। तो अब हम इसका फ्रीक्वेंसी के फार्मूले को बड़े ध्यान से इसका ब्रेक डाउन करेंगे, हर चीज़ को अलग अलग समझेंगे, सही है। ओके, सो अब हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को एवेलुएट करेंगे। मैंने बड़ी ही भरपूर कोशिश की कि मेरी परफेक्ट वेव बने, बट नहीं बनी, लेकिन सेकंड बार में कुछ मल्टी सेपरेटर्स जैसी कोई चीज़ बन गई। ये मेरी स्ट्रिंग है जो कि जिसमें वेव्स बन चुकी हैं, इसके साथ क्या अटैच्ड है, मैस्ट अटैच्ड है, ठीक है। टैंक इसको प्रोड्यूस कराने के लिए, टेंशन को प्रोड्यूस कराने के लिए। अब हम जो है ना, अब जल्दी से अपने फॉर्मूले को ब्रेक डाउन करेंगे। इसमें टोटल 3 चीज़ें हैं, ठीक है। फाइंड किसको करना है, फ्रीक्वेंसी को। एल है, टी है, एम है। अगर मुझे ये तीनों मिल जाए तो डेफिनेटली आप क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी आपके आंसर में आ जाएगी, जो जिसको आपका पर्पज़ है फाइंड करना, ठीक है। तो एल जो है ना आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली लेंथ ऑफ द वन लूप। लेंथ क्या है, लूप क्या है, सारा देखते हैं। तो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर आपको डिफरेंट लूप्स नज़र आ रहे हैं। पहला लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, चौथा लूप, पाँचवा लूप, 5 टाइप के लूप्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वन लूप, आपको सिर्फ इस एक लूप की लेंथ चाहिए। तो वो आप कैसे फाइंड करोगे, पहले आप तमाम लूप्स की या तमाम जितने भी है ना लेंथ है स्ट्रिंग की, वो आप पहले वो फाइंड करो, टोटल लेंथ फाइंड करो, फिर उसको नंबर ऑफ लूप से डिवाइड कर दो। क्या मेरे कितने 5 लूप्स हैं, तो मैं अगर मेरी टोटल लेंथ आई है ना 20 आई है, तो मैं इसको किससे डिवाइड करा दूँगी, n से डिवाइड करा दूँगी, जो कि 5 है। तो मेरी लेंथ एक लूप की कितनी निकल आएगी, कैंसिल करके 4 निकल आएगी। ये जस्ट एक एग्जांपल है जो मैंने न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ इंटर की है। अब ये तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन में कितनी लेंथ होगी। फिर सेकेंडली हमने चाहिए टी, टेंशन। टेंशन क्या है, एक फोर्स है। फोर्स को हमेशा किसके इक्वल लगते हैं, वेट के इक्वल। वेट का फार्मूला या फिर फोर्स का फार्मूला, वेट का हमें पता क्या होता है, mg होता है। अब यहाँ जो m यूज़ हो रहा है ना, उसको अपने गौर से देखना है। टेंशन कौन प्रोड्यूस करा रहा है, ये जो मैस आपने अटैच किया है। तो ये अगर जो मैस यूज़ होगा ना, जो हमने यहाँ कुछ चीज़ अटैच की है, लटकाई है, यही टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसी का ही मैस यहाँ यूज़ होगा, ठीक है। और जी तो आपको पता है कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, वो हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, टेंशन फोर्स निकल आएगी, ओके। अब ये थर्ड आपको यहाँ चीज़ नज़र आ रही है, डिनोमिनेटर पे एक मैस नज़र आ रहा है। वो मैस ये वाला मैस नहीं है, ये मैस जो है ये मैस पर यूनिट लेंथ है, और ये मैस इस चीज़ का मैस है ही नहीं, टोटली ये चीज़ अलग है। एक अब जो स्ट्रिंग आपने अटैच की है, इसका भी तो कोई मैस होगा ना, इसका भी कोई ना कोई तो वेट, कोई ना कोई मैस तो वज़न होगा। अब ये तो इसकी इसका मैस है ना, उसको आपने डिवाइड करना है इसकी टोटल लेंथ से, ठीक है। इसकी भी तो लेंथ थी ना जो आपने यहाँ में निकाली थी,
उस लेंथ से आपने इसको डिवाइड करना है, तो मैथ पर यूनिट लेंथ आपका जो आएगा ना, ये वाला मैथ है ना, ये तब भी निकलेगा, ठीक है। अब आपने ये वाले जो फॉर्मूले में आपने मैथ्स डाला, टोटल मैथ्स, वो डिवाइड, अब ज़ाहिर सी बात है एक मैथ्स जो था वो अलग चीज़ था, लेकिन जैसे आपने उसको डिवाइड किया एल से तो उसका मैथ्स चेंज हो गया। तो उसको आप माइक्रो भी बोल दो तो कोई इसमें इशू नहीं है, ताकि आपको भूल ना जाए ये हो रहा है, ये दोनों हम आपस में मिक्सअप ना हो जाए। तो लेकिन आपकी डिपेंड करता है, अगर आप माइक्रो से भूल जाओ कि ये क्या चीज़ है, तो आप इसको समझ सकते हो कि मैथ्स जो ये तो यहाँ मैथ्स यूज़ हो रहा है, कौन सा हो रहा है, मैथ्स पर यूनिट लेंथ यूज़ हो रहा है, ठीक है। और ये हैक्स का मैथ्स ऑफ स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग की बात हो रही है, ठीक है। और जो यहाँ टेंशन में मैथ्स यूज़ हुआ था, ये जो वेट आपने अटैच किया ना, यहाँ कोई भी चीज़ अटैच किया ताकि आपकी स्ट्रिंग जो है कसी रहे, ठीक है, ये वो वाला मैथ्स है। अब जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं ना, वो यही करते हैं, इन दोनों मैथ्स को आपस में मर्ज अप कर देते हैं, समझ नहीं आती उनको। दूसरा ये कि आपको यहाँ एक एल नज़र आ रहा है, वो यहाँ एक एल नज़र आ रहा है, इन दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं। ये जो एल है ना, ये लेंथ ऑफ वन लूप है, सिर्फ एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो है, ठीक है। वो ये एल जो है, ये टोटल लेंथ है उसकी, जिसको हम डिवाइड करा रहे हैं, ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक्स आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि आपके पेपर में आपको ये नहीं कहेंगे कि ये फुल प्रैक्टिकल लिख के दे दो, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे, वो आपसे क्वेश्चंस इसके रिलेटेड पूछेंगे। तो जब तक आपको इस फार्मूला और इस ओवरऑल जो एक्सपेरिमेंट है इससे रिलेटेड मल्टी सेपरेटर्स, स्टेशनरी वेव्स, इनकी चीज़ों का क्लियर नहीं होगा, तब तक आप जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा शायद यहाँ मेरा जो है प्रैक्टिकल एंड हो रहा है, लेकिन आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने यहाँ समझना है। आपको नज़र आएगा कि आपकी बुक में यहाँ जो टेंशन है वो किसमें यूनिट डाइंस की यूनिट मिली गई है, ठीक है। तो अब आपने ना आपको पता होगा फोर्स या वेट वो किस में होता है, न्यूटन में होता है, सही है। लेकिन यहाँ डाइंस में आ रहा है, डाइंस में क्यों आ रहा है समझा देती हूँ, डाइंस और न्यूटन का फ़र्क बता देती हूँ आपको, ठीक है। डाइंस में यूनिट है, न्यूटन भी यूनिट है, वैल्यू आपने पुट करनी है, आंसर तो निकल आने हैं। लेकिन अगर तो आपने मैथ्स जो है ना अपना वो किस में डाला है, आपने अपना मैथ्स डाला है ग्राम में, ठीक है। मैथ्स आपने किस में डाला है, ग्राम में, और आपने अपनी लेंथ जो है वो किस में डाली है, सेंटीमीटर में। तो आपका जो ऑटोमेटिकली जो आपकी टेंशन निकलेगी ना वो डाइंस में आ जाएगी, सही है। ये चीज़ आपको समझनी है। उसके बाद आपको पता है मैथ्स का जो बेसिकली असल यूनिट होता है वो किस में होता है, केजी होता है ना, असल यूनिट केजी होता है ना, एसआई यूनिट जिसको बोलते हैं। और लेंथ जो है वो मीटर होती है। तो जब आपने ये दोनों चीज़ें पुट करनी है ना, तो आपकी टेंशन किस में निकलेगी, फोर्स जो है वो न्यूटन में निकलेगी। न्यूटन एसआई यूनिट है, ये तीनों एसआई यूनिट्स हैं। लेकिन अगर आपने बुक के अकॉर्डिंगली, जैसे बुक ने यहाँ ग्राम में लिया हुआ है मैथ्स, तो इस तरह अगर आपने लिया तो आपका जो आंसर निकलेगा वो ऑटोमेटिकली किस में आएगा, डाइंस में आएगा, ठीक है। आपको ये बात नहीं है कि अब आपने आंसर निकाला तो फिर आप डाइंस में कन्वर्ट करने चल पड़ोगे, ये नहीं। आपका आंसर जो है ना ऑटोमेटिकली यहाँ डाइंस में ही निकलेगा। लेकिन अगर यहाँ आपका मैथ्स किस में है, ग्राम में है, तभी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ इस वे में आपको इन तीनों टर्म्स की समझ आ गई, एल टी एम, ठीक है, सबकी समझ आ गई है। तो अब अगर आपने यहाँ तीनों वैल्यूज़ आपने आप पुट की ना इस फॉर्मूले के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपकी फ्रिक्वेंसी जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह जैसे हम हमेशा से करते आ रहे हैं, ठीक है, हम हमेशा 3 बार अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। 3 बार मैंने अपनी फ्रिक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट की, और फिर मैंने क्या किया, इनका एवरेज फाइंड कर ली। तो मेरी अब यहाँ हम कोई ओवरव्यू लेने जा रहे हैं अपने तमाम क्वेश्चंस का। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इतने नेसेसरी हैं कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसको इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं, रोबस्ट करते हैं कि आप पेपर में इस काबिल हो जाओगे, इतने कैपेबल हो गए कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको इन क्वेश्चंस का भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टेशनरी वेव्स जो मेन कॉन्सेप्ट है उनको डिफ़ाइन करना है, समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। मैंने आपको एक कोई ओवरव्यू दिया था और आपको इसकी कुछ शेप्स भी दिखाई, तो क्या आपको लगता है कि 2 वेव्स हैं, डेफिनेटली ये 2 वेव्स हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि एक वेव तो यूं 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 करके जा रही होती है। अब इसी के नीचे मैं अगर एक और ऐसे वेव यूं करके डाल दूँ, ठीक है, तो वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी। तो अगर 2 वेव्स एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं, आइडेंटिकल वेव्स हैं, उनकी लेंथ उनका सब कुछ सेम है, उनके नोड्स और एंटी नोड्स जो हैं वो बराबर आ रहे हैं, देखा, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। इसमें तो नहीं आ रहे, लेकिन इसमें कुछ थोड़े बहुत लग रहे हैं, ठीक है। तो मेरे से एग्जैक्ट ड्राफ्ट नहीं, बाय द वे जो ऐसे होता है ना, 2 वेव्स आइडेंटिकल वेव्स एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही हूँ, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, लाइक एक ही डायरेक्शन उधर हो और एक ही डायरेक्शन इधर हो, तो फिर वो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव्स बोलते हैं। अब आपको बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के अंदर जो मल्टीज अपरेटस है उसके अंदर स्ट्रिंग एक वाइब्रेट कर रही थी, उसके ऊपर किस टाइप की वेव्स सेटअप होती हैं, तो आपका वो स्टैंडिंग वेव्स हैं, ठीक है। अब स्टैंडिंग वेव्स में ना, अब वेव्स की बेसिकली हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है। एक को हम बोलते थे ट्रांसवर्स और एक को हम बोलते थे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ओके। तो दोनों ही बड़ी आसान सी वेव्स हैं, ठीक है, बड़े, इनको हम जल्दी से पढ़ेंगे, ओवरव्यू लेंगे इनका। अब जो हमने यहाँ वेव्स पढ़ी है ना, अभी अब तक हम पढ़ रहे थे, उसमें हम ये देख रहे थे कि देखा जो है एक ऊपर है और एक वेव नीचे है, अप एंड डाउन में, ठीक है। तो जब अप एंड डाउन में जो वेव होती है ना उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है।
ये इसकी एक निशानी है, इसको जो है ना विजुअलाइज़ करने की या समझने की, इसकी डेफिनेशन है बेसिकली। उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं जो बैक एंड फोर्थ होती हैं, यानी कि आगे पीछे होती हैं। ये ऊपर नीचे था ना, और वो आगे पीछे होंगी, यानी कि एक लेफ़्ट और एक राइट। तो लॉन्गिट्यूडिनल की एक बेस्ट एग्जांपल है एक स्प्रिंग, जो कि कुछ इस टाइप की मैंने टेढ़ी मेढ़ी बना दी है। तो इसमें वेव्स ही जनरेट हो रही होती हैं, बट ये बैक एंड फोर्थ हैं। इसमें हमें समझ नहीं आ रही कि बेसिकली इनमें तो हम ये वेव्स हमने तो अभी तक देखी है ना, हमने तो कभी ये वाली वेव्स देखी नहीं है। लेकिन ये आपको याद हो तो आपको पता हो कि लॉन्गिट्यूडिनल हमेशा बैक एंड फोर्थ, ये 9th या मे बी 11th क्लास में पढ़ा हो आपने। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं वो इस टाइप की होती हैं, जो कि इनको बोलते हैं बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। और ट्रांसवर्स जो होती हैं वो अप एंड डाउन होती हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि आप क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे थे कौन सी टाइप ऑफ वेव्स हैं, तो आप डेफिनेटली कहोगे कि ट्रांसवर्स वेव्स हैं। ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स जो हैं वो सेटअप हुई हुई हैं आपकी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग पे। उससे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे वो पूछते हैं कि नोड्स और एंटी नोड्स क्या हैं, ठीक है। नोड्स और एंटी नोड्स आपको मैंने बताया भी हैं कि नोड वो होता है जो रेस्ट पे होता है, और एंटी नोड होता है जो मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ उसने यही बोला है कि जो पॉइंट ऑफ स्टेशनरी वेव जो रेस्ट पे है और वाइब्रेट नहीं कर रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, नोड। और जो पॉइंट वाइब्रेट कर रहा है द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वो कहता है एंटी नोड। ये तो क्वेश्चन आपको पहले से ही इसका आंसर पता है। उसके बाद आपको बोला जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड्स। इस बात का क्या मतलब हुआ, कंसेक्यूटिव नोड्स यानी कि आगे पीछे जो बिल्कुल साथ साथ जो नोड्स और एंटी नोड्स होते हैं बराबर में, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना होता है। अब ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अब यहाँ हमने क्वेश्चन में पूछे नोड्स और एंटी नोड्स, वो कहते हैं फॉर या फिर एंटी नोड्स दो, जैसे ये दो एंटी नोड्स हैं, इन दोनों के दरमियान यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, या फिर जो ये वाले नोड्स एक नोड से दूसरे नोड, यानी कि दो नोड्स के दरमियान, ठीक है, बिटवीन द दो नोड्स या फिर दो एंटी नोड्स कितना डिस्टेंस होता है। तो वो आपने पढ़ा हुआ भी है, लेकिन आप एक बार इसको रिवाइज कर लें तो वो कितना होता है, λ/2। उसके अलावा अगर आप ये, तो मैंने दो नोड्स जो दो एंटी नोड्स के दरमियान पूछा है ना, दो, या फिर वो आपसे कह सकते हैं कि टू कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान बताएं, या फिर और वो आपसे पूछ सकते हैं कि टू एंटी नोड्स के दरमियान बताएं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछ लें कि एक नोड एंड वन एंटी नोड के दरमियान कितना होता है, तो वो होता है λ/4। ये चीज़ आपने 11th क्लास में पढ़ी है वेव्स के चैप्टर में, लेकिन इसको आपने रिवाइज करना है इस प्रैक्टिकल के अंदर, क्योंकि उन्होंने आपको बोला है कि स्टडी स्टेशनरी वेव्स। तो उस स्टेशनरी वेव्स की हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको वो कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव को डिफाइन करते हैं। मैंने आपको इसके अप एंड डाउन और बैक एंड फोर्थ की एग्जांपल तो दी है, लेकिन इसकी डेफिनेशन में इसका थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो वो आपको बताऊँ डेफिनेशन में क्या कहता है। जैसे कि अब आपको पता है डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, उस तरफ वेव जा रही है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, उस साइड पे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर वेव जो है वो यूँ ट्रैवल कर रही है कि वो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ मोशन पे, परपेंडिकुलर। अब जब डायरेक्शन ऑफ मोशन का जो है ना उसके साथ अगर ये परपेंडिकुलर हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़, अगर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना इस तरह, मतलब ये जो लाइन है ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और ये जो ऊपर ये वेव कर रही है ना ट्रैवल, ये ऊपर नीचे, ये इस चीज़ के परपेंडिकुलर है डेफिनेटली। अगर वो वेव इस तरह है और ये जो नीचे वाली लाइन इस तरह है, तो ये परपेंडिकुलर बनती है, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर हो तो हम कहते हैं कि क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स है, ठीक है। ये डेफिनेशन मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। और लॉन्गिट्यूडिनल में आपको ये कहते हैं कि अगर पैरेलल हो, अब आपको पता है ये वेव्स यूँ ट्रांसफ़र कर जो है मूव कर रही हैं, इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन तो इधर तो है ही है, वो तो पता है हमें। दूसरा ये है कि जो वेव जो है ना हमारा वेव है, वो भी उसकी भी डायरेक्शन बैक एंड फोर्थ आगे पीछे। तो जब चीज़ पैरेलल हो ना, क्या हो, पैरेलल या फिर इस तरह पैरेलल का साइन होता है, पैरेलल हो तो हम कहते हैं वो क्या, कौन सी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। ये डेफिनेशन आपकी बुक में यूज़ की गई है। तो आपको कहा जाता है कि अगर आपकी वाइब्रेशंस जो हैं इस तरह से वाइब्रेट कर रही हैं कि उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। और इसी तरह हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। एंड नेक्स्ट ही पेज पे आपसे कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल की डेफिनेशन में कहते हैं कि जब पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो वाइब्रेट करें पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे तो एक बड़ा यूजलेस क्वेश्चन लगा, क्योंकि हमने ट्रांसवर्स वेव्स को पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी फाइंड की है, तो लॉन्गिट्यूडिनल का सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इधर एक क्वेश्चन है जिसमें आप इसे कहते हैं किस टाइप की वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं एयर कॉलम के अंदर। एयर कॉलम क्या होता है, एयर कॉलम बेसिकली इस तरह का एक कॉलम समझ लो, या फिर इस तरह का कोई कॉलम समझ लो, ठीक है। इसके अंदर एयर ट्रैप्ड है, एयर बंद हुई है, ठीक है। अब जब एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है एयर कॉलम का, वो ये होता है कि जब एयर ट्रैप्ड हो ना किसी कंटेनर के अंदर, किसी बर्तन के अंदर, किसी चीज़ के अंदर, तो एयर जो है उसके पार्टिकल्स ने मूव तो करना है, वाइब्रेट तो करना है। तो जब ये वाइब्रेट करते हैं ना, तो एयर के वाइब्रेट होने की वजह से
प्रोड्यूस होती है साउंड, ठीक है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपने तो नहीं पढ़ा, लेकिन अभी आप इसको समझ लें क्योंकि आपका क्वेश्चन गिवन है तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख लें। उसके बाद हमने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी थी ट्रांसफर्स की, कि ट्रांसफर्स की ये एग्जांपल है, लॉन्गिट्यूडिनल की एग्जांपल है, एंड साउंड वेव्स आर वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो अगर साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो उसका मतलब क्या है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं एयर कॉलम के अंदर। इसका डायरेक्ट आंसर ये है। बस इसको आप अपने माइंड में को रख लो, इट्स नॉट सच इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपसे कहा जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड अ फॉलोइंग एंटी नोड। ये मैंने आपको बता दिया था पहले, और फिर क्वेश्चन आ भी गया है कि वो कहते हैं नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस बताएं तो वो कितना होता है, λ/4। उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं कि व्हाट डज द मेल्डीज एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट। मेल्डीज एक्सपेरिमेंट क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? डेफिनेटली मेल्डीज एक्सपेरिमेंट्स के अंदर या मेल्डीज एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या फॉर्म होती हैं, स्टेशनरी वेव्स। तो हमने कहा कि इट डेमोन्स्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। एसी फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी कितनी है पाकिस्तान के अंदर, तो वो 50 हर्ट्ज़ है। ये पाकिस्तान के अंदर कितनी है, तो पाकिस्तान के अंदर वो क्या है, 50 हर्ट्ज़ होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप इसको वैल्यू को याद रख लो। इनके एक्सपेरिमेंट ही आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी फाइंड करना था, तो अपने कंट्री के अंदर पता होनी चाहिए कितनी है। उसके बाद दूसरा नेम क्या है स्टेशनरी वेव्स का, हमें पता है कि वो क्या दूसरा नाम है स्टैंडिंग वेव्स, इनको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा जाता है क्या अफेक्ट होता है टेंशन का ऑन द लेंथ ऑफ अ वायर, लेंथ ऑफ लूप इंक्रीज। क्या बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नहीं आता है ये। क्या आपको लगता है कि आप एक रस्सी के साथ एक मैस अटैच करते हो, मैस उसको नीचे की तरफ खींचता है। जब उसको मैस अपनी तरफ नीचे की तरफ कोई वजन है वो लटका दिया आपने, रस्सी तो बेचारी खींचने लग जाएगी, लेकिन वैसे तो वो सारी की सारी नीचे गिर जाए, लेकिन वो सारी नीचे नहीं गिरेगी क्योंकि यहाँ से एंड के साथ हमने अटैच की हुई है ना। मैंने तो फुल अपरेटस नहीं ड्रा किया, तो वो गिरेगी तो नहीं, डेफिनेटली यहाँ से अटैच की हुई है। तो अब उसको वजन जो है, जो वेट है, वो टेंशन है ज़्यादा होगी, वेट ज़्यादा होगा, टेंशन ज़्यादा होगी। टेंशन ज़्यादा होगी तो टेंशन जितनी ज़्यादा होगी वो रोप को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक है। और जब वो खींचेगा ना तो ये इसकी लेंथ है वो यहाँ से क्या होगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। जितनी वेट इंक्रीज़ होगा उतनी टेंशन भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और वहाँ से क्या होगा, लेंथ इंक्रीज़ होगी। क्वेश्चन उसने ये पूछा कि लेंथ का क्या, तो क्वेश्चंस का एक शॉर्ट आंसर बना कि लेंथ इंक्रीज़ होनी है जब टेंशन इंक्रीज़ होनी है, और लेंथ डिक्रीज़ होगी जब टेंशन डिक्रीज़ होगी। तो यानी कि इनका डायरेक्ट रिलेशन है आपस में। अल्टरनेटिंग क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट एसी क्या है, तो हमें पता है कि एसी हमेशा चेंज करता रहता है अपनी डायरेक्शन को। तो इसमें भी यही बोला है कि सच अ करंट, ऐसा करंट जो हर वक्त अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता रहे, सेवरल टाइम्स बार बार करता रहे इन 1 सेकेंड, इवन 1 सेकेंड के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर को कहते हैं कि क्या ये बैटरी के साथ वर्क कर सकते हैं, तो हम कहते हैं नहीं। ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं वो किस पे वर्क करते हैं, बैटरी पे तो वर्क करते ही नहीं है, वो किस पे वर्क करते हैं, करंट पे वर्क करते हैं। तो हमने यही बोला कि वो इट कैन ओनली वर्क विद एसी। उसके बाद उन्हें बोलता है यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो हमें पता है वो क्या होता है, हर्ट्स होता है या फिर साइकिल पर सेकंड। इसको लोग CPS भी बोलते हैं या फिर हर्ट्स बोलते हैं। ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो क्या होती है, हर्ट्स। उसके बाद डायरेक्ट करंट क्या है, डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। तो द करंट दैट फ्लो इन वन डायरेक्शन, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता रहे, वो क्या होता है, DC। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में हमें पता है इसका मकसद क्या है, वोल्टेज को लो कर देना, ठीक है। आपकी आउटपुट वोल्टेज होती है वो लेस देन होती है देन द इनपुट वोल्टेज, ओके। और सेकेंडली इसके ऊपर बोला जाता है कि इसकी ये भी एक विंडिंग्स का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारी कोयल्स होती हैं ना, कोयल आपको पता है, कोयल हमेशा इस टाइप की कोयल होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी कोयल होती है और एक क्या होती है, सेकेंडरी कोयल होती है। प्राइमरी में से इनपुट जाती है और इधर से आउटपुट निकल आती है, इस टाइप की कोई कोयल होती है, ठीक है। तो इसके आपको नज़र आ रहा है कुछ लूप से बन रहे हैं, विंडिंग से बन रही हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इसमें सेकेंडरी की है ना, सेकेंडरी विंडिंग्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैव अ फ्यूअर टर्न्स। प्राइमरी की विंडिंग्स ज़्यादा हों और सेकेंडरी विंडिंग्स जो हैं वो थोड़ी कम हों। यानी कि एक वो जो है ना सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी में फ़र्ज़ कर मैंने ये 3-4 डाली, और जो है ना प्राइमरी उसमें बहुत सी घुसा दी हैं, ठीक है। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है प्राइमरी ज़्यादा है, सेकेंडरी थोड़ा है। हाँ, आपको डायरेक्टली समझ आ गया कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है। ये बात तो मैंने आपको बताई थी कि आउटपुट वोल्टेज डेफिनेटली वोल्टेज को कम करता है, तो वो कम ही होगी इनपुट वोल्टेज से। लेकिन ये चीज़ मैंने इसलिए नहीं बताई ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए, लेकिन आपको डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है। उसके बाद आपसे बोलते हैं कि विच वन ऑफ द स्टेशनरी वेव्स सेट अप ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ओके, तो अब हम अपने इस लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। वो हमसे ये कहते हैं कि स्टेशनरी वेव्स जो है स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर किसके पास सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। तो इस बात का ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, और आपको मैं भी इसकी वर्डिंग कंफ्यूज करे, लेकिन इसका मतलब बड़ा आसान है। वेवलेंथ जो होती है आपको पता है, ये जो वेवलेंथ होती है ना, ये जो सॉरी आपको मैं भी शो ना हो रहा हो या ये जैसे अब ये वेवलेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये किसकी क्या है, वेवलेंथ है, लैम्डा जिसको आई गेस बोलते हैं।
तो वेवलेंथ इसकी जो होती है वेव की लेंथ को बोला जाता है, यानी कि एक लूप के अंदर उसकी कितनी वेवलेंथ है। अब मैंने एक लूप बनाया जो कि इतना सा लूप था, ठीक है, और दूसरा मैंने बनाया ये यहाँ से इतना लंबा, ठीक है। तो आपको शो हो रहा होगा ना, मैं इसको नीचे से चलो दूसरी वेव गुजार दूँ, दूसरी वेव हुई तो ये दोनों की लंबी लंबी वेव लेंथ है। तो इसकी जो है वेव लेंथ क्या है, ज़्यादा है, और इसकी क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो अब लॉन्गेस्ट किसकी वेवलेंथ होगी, जब वो एक लूप के अंदर अपने एक सेगमेंट के अंदर, सेगमेंट क्या होता है, पार्ट होता है, ठीक है। इसके आगे एक और भी तो लूप होगा, एक और पार्ट होगा, ठीक है। तो टोटल जो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो अब एक सेगमेंट के अंदर अगर वो बिल्कुल अपना लॉन्ग पार्ट में से वो ऐसे ट्रैवल कर जाए तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गेस्ट होगी। लेकिन अगर वो छोटे छोटे पार्ट्स में कर रहा है तो उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। तो इसमें वही बात की जा रही है कि एक सेगमेंट के अंदर एक कैसे लूप के अंदर अगर स्ट्रिंग वाइब्रेट करे एज अ होल, बिल्कुल इकट्ठे में ही ऐसे ट्रैवल करे, तो उसकी डेफिनेटली उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्ग होगी। लेकिन अगर वही वेव जो है जो ट्रैवल कर रही है यहाँ पे, वही इस तरह से वाइब्रेट करे कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में होल इस तरह ओवरऑल ना ट्रैवल करे ना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करे, तो उसकी क्या होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। तो यहाँ बेसिकली हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल हो रहा है एंड। तो अगर आपकी इस प्रैक्टिकल के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ आपको नहीं क्लियर हो रही, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो अबाउट दैट, के इंशाल्लाह हम मिलकर उस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रैक्टिकल की बहुत अच्छी समझ आई होंगी, एंड इफ़ यू लाइक दैट सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो अबाउट योर क्वेरीज। सो बाय बाय।